हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का आपका जो पहला का पेपर हुआ था एजुकेशन का, आज के आपको पेपर में मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था और जो मैंने आपको पढ़ाया कितने क्वेश्चन आपके पेपर में फंसे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें गणना करेंगे आज के आपके पेपर में। आप तो इस तरीके से जिस तरीके से आपके पेपर में पूछा गया था, पेपर के में प्रश्न आपके, तो इसमें आपका दे रखा है यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के पेपर जो हुए थे यानी कि एजुकेशन के, वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पेपर दे रहे हैं आप लोग, उसमें आपको ये इस तरीके से प्रश्न है। जो आपका प्रश्न पत्र है वो डेवलपमेंट एंड चैलेंज ऑफ इंडिया एजुकेशनल सिस्टम, ये आपका होगा पेपर का यानी कि प्रश्न पत्र हो गया। और ये आपको पता ही है कि टाइम 3 घंटे का होता है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 नहीं पर 75 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आइए चलते हैं आपके पेपर की तरफ कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे गए। तो आपके पेपर में कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स होगा 75 नंबर का। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन। सेक्शन A, नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि जो प्रत्येक मार्क का जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क निर्धारित किया गया है वो 2 नंबर का होगा। यहाँ पे वही आपको हिंदी में दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है, इसमें आप लिखेंगे पूर्व, हेडिंग डालेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चों को पढ़ने, लिखने व गणित सीखने के लिए तैयार करता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव दिए जाते हैं जिसमें उनमें सीखने की प्रक्रिया से संबद्ध कौशलों का विकास हो सके। तो ये होता है हमारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आता है इसमें, गोखले बिल पर प्रकाश डालें। कि सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है कि फोकस ऑफ गोखले बिल्स, फोकस ऑफ गोखले बिल्स। अब आप डालेंगे गोखले बिल। इसमें लिखना होगा कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति और शिक्षा सुधारों के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई, परंतु भारतवासियों ने यह समझा कि उसके सुधार राजनीति में प्रेरित है। 1906 ईस्वी में जब स्वयं सरकार ने जापान की शिक्षा प्रणाली नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की तो भारतीयों में शिक्षा सुधार की बड़ी तेज़ी से मांग होने लगी। भारतीय जन शिक्षा का महत्व भली भांति समझने लगे। भारतीयों का विचार था कि अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद भारत में अशिक्षा घटने की स्थान पर बढ़ी और सरकार जन शिक्षा के कार्य की अवहेलना कर रही है। ऐसे समय में गोपाल कृष्ण गोखले केंद्रीय धारा की समाज पर उठाई। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि थ्रो लाइट ऑन, तीसरा क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का, कि थ्रो लाइट ऑन वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में फिर आपका आता है वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालिए। इसमें आप लिखेंगे वैदिक शिक्षा कालीन का अर्थ। वैदिक शिक्षा कालीन में लिखेंगे कि इसका अर्थ जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा से था। शिक्षा को एक ऐसा साधन समझा जाता था जो कि मनुष्य को सभ्य बनाती है और उसका जीवन उन्नत करती है। इस तरह मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी ही रहता था। और वैदिक साहित्य में एक स्थान पर कहा भी गया है कि यावत जीवा मदीने विप्रः। और उसके बाद फिर वैदिक कालीन का उद्देश्य में थोड़ा सा आप लिखेंगे कि वैदिक कालीन में शिक्षा के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर A.S. आदित्यकर ने लिखा है कि ईश्वर भक्ति एक धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व की विकास और नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य आदर्श तथा उद्देश्य समझे जाते थे। उसका में फिर चौथा क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि फोकस ऑन द फर्स्ट कैरेक्टर एक्ट 1813, यानी कि 1813 के, इसमें आपको लिखना होगा 1813 के आज्ञा पत्र पर प्रकाश डालिए। यह भी आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें आप लिखेंगे कि 1813 में आज्ञा पत्र, 1813 में दिए गए आदेश जिसमें धारा 43 के तहत
1,00,000 रुपए भारत में साहित्य, ज्ञान विज्ञान, विद्वानों को प्रोत्साहन, शिक्षा के प्रचार प्रसार में कंपनी द्वारा खर्च किया जाना था और इस खर्च को कंपनी के पाश्चात्यवादी वर्ग ने पश्चात साहित्य, ज्ञान विज्ञान और विद्वानों से जोड़ दिया था। तो यही होता है 1813 के चार्टर एक्ट पर। इसमें हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि 1813 में जो चार्टर एक्ट हुआ था, 1813 में जो आदेश दिया गया था पाश्चात्यवादी वर्ग द्वारा, वो था आपका ये शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में, किंतु माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए जिससे सस्ता मजदूर भारत में मिल सके। दूसरा था इसमें आपका कि भारतीयों को भारतीय शिक्षा पद्धति से नहीं अपितु पश्चात शिक्षा पद्धति की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद में फिर तीसरा था इसमें कि इस वर्ग के लोगों को यह भी मत था कि भारतीय विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए और इस प्रकार की शिक्षा में भारत में शैक्षिक स्तर पर प्रगति होने का आसार तो था। लोगों में समर्थन भी किया, परंतु पश्चातवादियों के वर्ग के लोगों ने मानसिकता कतई नहीं थी और वो भारतीय लोगों के शब्द शिक्षित, स्वावलंबी और जागरूक बना सके, क्योंकि वह ब्रिटेन के हितों की दृष्टि से सोचते थे। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि राइट द एम्स ऑफ एजुकेशन वैदिक पीरियड, यानी कि इसमें आपको लिखना है कि वैदिक काल के शिक्षा के उद्देश्यों को लिखिए। अब इसमें आपको लिखना है कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये आपका है दोस्तों। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य आपको निम्नलिखित रूप से मिलते हैं। इसमें आपको लिखना है कि भारत आदिकाल में विश्व गुरु रहा है। वैदिक कालीन में शिक्षा में प्रभावित होकर दूर दूर देशों के विद्यार्थी भारत में आकर वैदिक कालीन शिक्षा को ग्रहण किया करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से मौखिक थी और मौखिक शिक्षा विधि से ही गुरु अपने शिक्षा तक ज्ञान का हस्तांतरण किया करते थे। मौखिक विधि जो है, मौखिक विधि आप लोग जानते हो कि जो हम लोग यानी कि बात करें तो मौखिक विधि से करते हैं, यानी कि बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं, जबकि ताड़पत्र पर आज पर तैयार की गई प्रतियां अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाती थी। और वैदिक कालीन शिक्षा के जो उद्देश्य हमें निम्न माध्यम से व्यक्त कर सकते थे वो मुख्य रूप से इस प्रकार है। पहला तो आपका आता है इसमें कि स्वास्थ्य का संरक्षण एवं संवर्धन। दूसरा इसमें आपका आता है सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन। तीसरा आपका आएगा इसमें संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। उसके बाद फिर चौथा नैतिक एवं चारित्रिक विकास। पांचवा आपका आएगा इसमें आपका कि जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। उसके बाद में फिर आपका आएगा इसमें छठा नंबर कि नैतिक एवं चरित्र सामाजिक जीवन। तो ये होता है आपका वैदिक शिक्षा का उद्देश्य। मुख्य रूप से निम्नलिखित से ये आपको 5 माने गए हैं जो वैदिक शिक्षा कालीन के उद्देश्य हैं। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका छठा नंबर की व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन, यानी कि इसमें लिखना है आपको प्रतिभा पलायन क्या है। प्रतिभा पलायन में आपको लिखना है इसमें कि प्रतिभा पलायन एक व्यापक शब्द है जिसके उपयोग एक देश दूसरे देश में प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्तियों के बसने का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसमें लिखा है आपको कि जिसका उपयोग हम करते हैं एक देश से दूसरे देश के प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्तियों के बसने का वर्णन। जो एक देश में जाके दूसरा देश के व्यक्ति बसते हैं उसमें कुशल बनना और प्रतिभाशाली अपना प्रतिभावान बनना और गुणीवान बनना, यही होता है हमारा पलायन, प्रतिभाशाली। अब इस शब्द का इस्तेमाल एक उद्योग या संगठन से कुशल पेशेवर के बड़े पैमाने पर प्रस्थान के लिए किया जाता है उन्हें, ताकि बेहतर वेतन और अन्य लाभ मिल सके। तो ये होता है प्रतिभा पलायन। उसके अंदर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हाट इज़ वर्धा योजना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर। वर्धा योजना क्या है। वर्धा योजना में आपको लिखना है कि महात्मा गांधी, इसमें वर्धा योजना हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि महात्मा गांधी की
भारत का जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है। इसे हम वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नामों से भी जाना जाता है। कौन से नामों से? पहला तो आपका आता है नई तालीम या फिर बुनियादी तालीम, तथा अगर इसी को हम माने तो बेसिक शिक्षा, यानी कि बेसिक शिक्षा आप लोग समझते हो कि शुरुआती शिक्षा होती है, जो हम लोग नर्सरी से लेके और LKG UKG की शिक्षा होती है और फिर 5 तक, यानी कि 5वीं क्लास तक शिक्षा मानी जाती है। कौन सी? ये होता है वर्धा योजना। इसमें आपका गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई, जिसे हम राष्ट्रव्यापी व्यावहारिक रूप के नाम से जाना जाता है। तो ये होता है हमारा वर्धा योजना। अब उसका में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि थ्रो लाइट ऑन वुड्स डिस्पैच, यानी कि वुड, इसमें लिखना है प्रश्न आपका कि वुड के घोषणा पत्र पर प्रकाश डालिए। इसमें आपका होगा कि इस आंसर में लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे वुड के घोषणा पत्र। आंसर में लिखेंगे सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वो बोलते हैं वुड्स का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? वुड्स का घोषणा पत्र कहा जाता है। और इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए और उच्च शिक्षा, यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। तो ये था वुड्स की घोषणा पत्र, यानी कि 1854 में ये इन्होंने पारित किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा क्या है। प्राथमिक शिक्षा में आपको लिखना है हेडिंग डालेंगे इसमें आपका प्राथमिक शिक्षा। इसमें लिखेंगे आप कि शिक्षा से पहले दी जाने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, यानी कि शिक्षा से जो पहले हम लोग शिक्षा मिलती है हम लोगों को, या शिक्षा दिया जाता है छोटे बच्चों को, तो उसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ है प्रारंभिक या मुख्य तथा आधारभूत। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य प्रारंभिक अथवा आधारभूत शिक्षा से है। प्रारंभिक स्तर पर संपन्न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार है। तो ये हो गया आपका प्राथमिक शिक्षा। अब उसके बाद में फिर आपका आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है कि थ्रो लाइट ऑफ हंटर कमीशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। इसमें आपका होगा हंटर आयोग पर प्रकाश डालिए। अब हंटर आयोग होता क्या है, ये चीज़ें आप लोग को समझना है कि हंटर आयोग से आप क्या समझते हैं। इसमें लिखेंगे आप हंटर आयोग में कि सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया और उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में, यानी कि 1882 ईस्वी में एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने का कारण नाम जो है वो हंटर कमीशन पड़ा। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित से थी और जो इसका सुझाव था वो ये था कि पहला तो आपका है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा, तीसरा उच्च शिक्षा, चौथा सहायता अनुदान व्यवस्था, चौथा फिर आपका यानी कि 5वां था स्त्री शिक्षा, छठा मुस्लिम शिक्षा, फिर 7वां आपका आता है कि आदिवासी व पर्वतीय जातीय की शिक्षा यानी कि लोक भाषा में होगा, फिर 7वां धार्मिक शिक्षा राजकीय विद्यालयों में नहीं, 8वां देसी पाठशालाएँ यानी कि पंडितों और मौलवियों के विद्यालयों की मान्यता तथा अनुदान प्रदान किया जाए। तो ये हंटर आयोग के अंतर्गत आता है। उसके बाद में फिर आपका आता है उच्च शिक्षा। उच्च तथा निम्न सभी प्रकार के देसी विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विद्यालयों के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। 11वां आपका आता है इस आयोग के तहत 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पहला तो पंजाब विश्वविद्यालय जो 1882 ईस्वी में तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो 1887 ईस्वी में हुआ। फिर 12वां आपका था कि आयोग के शिक्षा के उत्तरदायी उत्तर भारतीयों को देन सुझाव दिया और जिससे देश में
राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। उसके बाद फिर 13वां आपका था कि आयोग ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक निश्चित नीति दी। तो ये हंटर आयोग के अंतर्गत आता है। अब आपका आता है सेक्शन बी यानी कि खंड बा। सेक्शन ए आपका सारा कंप्लीट कर दिया। सेक्शन बी में आपको है नोट, इसमें अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। इसमें केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 200 शब्दों में लिखना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क्स। इसमें आपका लिखना है कि इसमें आपका लिखेगा कि ईच क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स दिया गया यानी कि अंक जो दिया गया है वो 7 नंबर का होना है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा में, यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपका था कि व्हाट डू यू मीन बाय फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा में आपका आएगा इसमें शिक्षा में छनाई के सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है। इसमें लिखेंगे आप शिक्षा के छनाई के सिद्धांत में हेडिंग डालेंगे आप। इसमें लिखना है अंग्रेज यह चाहते थे कि उनको हमेशा ऐसी भारतीय शिक्षा मिलती रहे जो उनके व्यापार व प्रशासन में उनकी सहायता करते रहे, अतः उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन किया। यह एक बात उनके साथ यह भी स्मरणीय है कि वह अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार जनसाधारण तेजी से नहीं करना चाहते थे। कारण था कि वह भारतीय जनसमाज से अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागृति नहीं पैदा होने देना चाह रहे थे। तो कुछ इस तरीके से वो अपना शिक्षा में छनाई करना चाहते थे। उनको अंग्रेजी शिक्षा का उत्सव होने की उनका उत्साह था। और फिर आप लिखेंगे आगे कि मिशनरियों का पहले से ही कहना था कि उच्च वर्ग की जो यानी कि अच्छी जात के कुछ हिंदू ईसाई धर्म के दीक्षित कर लिए जाएं तो निम्न वर्ग उनका अनुसरण सहज ही करने लगेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों ने 1830 ईस्वी में मद्रास सरकार को यह आदेश दिया था कि उच्च वर्ग की शिक्षा देने के पक्ष में अंग्रेज चाहते थे कि उच्च वर्ग उनका भक्त रहेगा तो उनका विरोधी उनका कोई नहीं खड़ा हो सकेगा। लॉर्ड मैकाले ने, यानी कि लॉर्ड मैकाले महोदय जी ने, उन्होंने 1835 में विवरण पत्र में कहा था कि इस समय ऐसे वर्ग की ज़रूरत है जो हमारे भारतीय जनता के बीच संबंध स्थापित करे, और यह वर्ग रंग रूप में तो भारतीय और किंतु रुचि विचारों तथा बुद्धि में अंग्रेज हो। साथ ही 31 जुलाई 1937 को एक विज्ञप्ति में उसने स्वीकार किया था कि वर्तमान समय में हमारे उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष शिक्षा प्रदान करना नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने शिक्षा की छनाई के बारे में बताया था। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि थ्रो लाइट ऑन कोठारी कमीशन। इसमें है कोठारी आयोग पर प्रकाश डालिए। कोठारी आयोग होता क्या है, इसमें आप लिखेंगे कोठारी आयोग में लिखना है आपको कि कोठारी आयोग सन 1900 यानी कि कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यों के साथ किया गया, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र होने के बाद से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली सुधार हेतु विभिन्न आयोगों का निर्माण किया गया, जिनमें एक कोठारी आयोग भी था जिसके निर्माण भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च बनाने के लिए किया गया। अब इसमें आपका कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु शोध करना एवं सुधार हेतु भारत सरकार को उचित सुझाव प्रदान करना। दूसरा आपका आता है इसमें कि शिक्षा मान कि भारत में शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करना, जिसमें भारतीय शिक्षा के स्तर में वृद्धि की जा सके और भारतीय
शिक्षा की कमियों का राज उजागर करना एवं उन कमियों को के कारणों को पता लगाकर उनकी सूचना भारत सरकार के प्रमुख प्रस्तुत करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि भारतीय शिक्षा को हर प्रांत के समान रूप से लागू करने के लिए शिक्षा स्तर को समान बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना और भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक रूपता लाना। यानी कि ये जो 3-4 पॉइंट थे, इसमें आपको शिक्षा के प्रति जागरूक करना था। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा 10 वर्ष होनी चाहिए और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष और व्यावसायिक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। तो इस तरीके से इनका जो कोठारी आयोग की शिक्षा थी वो इस प्रकार थी। इसके बाद फिर आपका हेडिंग डालेंगे कि आपका आएगा कि आयोग में पाठ्यक्रम का विभाजन जो 4 आधारों पर यानी कि विभक्त किया गया है। पहला तो आपका आता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, दूसरा प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, तीसरा माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और चौथा आपका आता है उच्च माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? पहला तो आप हेडिंग डालेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें आयोग के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के छात्रों को साफ सफाई करने, खाना पीना खाने, बातचीत करने, सामाजिक समायोजन करने और क्रियात्मक कार्यों में हिस्सा लेने और संबंधित कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। दूसरा हेडिंग डालेंगे कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें लिखेंगे कि कोठारी आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा, सामान्य गणित, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, क्रियात्मक कार्य एवं सृजनात्मक कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर है तीसरा आपका कि माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम होता है आपका वो हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, गणित, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सामाजिक अध्ययन एवं नैतिक मूल्यों का आदि को सम्मिलित किया गया है। चौथा आपका आता है उच्च माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, जिसमें आपका इसके अंतर्गत आपका आता है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है इस उच्च माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के अंतर्गत। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग क्या है। इसमें आप हेडिंग डालेंगे इसमें आप कि विश्वविद्यालय आयोग, यानी कि इसमें लिखेंगे आप कि लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के महत्व को समझाते हुए थॉमस रैली की सेटिंग में 27 जनवरी 1914 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इसके अभिलेखों में ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों की जांच करने वाले, उन पर विचार करने और कार्य करने के लिए सुधार करना आदि शामिल है। इसके सिफारिश के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। अब हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905। 1950 में बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी राष्ट्र नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और संस्थान आरंभ किए गए, जिनमें स्वतंत्रता के जशोपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के साथ भारतीय हैं और किया परंपराओं और संस्कृत के ज्ञान के प्रसार के लिए शांति निकेतन नामक एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जो कि बंगाल के वीर पृष्ठभूमि यानी कि पृष्ठभूमि जिले में स्थित है। उसके बाद फिर आपका आता है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917 ने कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थित संभावनाओं के बारे में जांच के लिए शैडलर आयोग को नियुक्त किया गया, जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति कार्यान्वयन हुआ। पहला इसमें डिग्री कॉलेजों और माध्यमिक शिक्षा के पृथक्करण की सिफारिश की गई और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के चयन के लिए एक विशेष चयन समिति का सुझाव दिया गया। दूसरा, 2 प्रकार के पाठ्यक्रम को चलाने के लिए ऑनर्स कोर्स और पास कोर्स। ऑनर्स कोर्स का पाठ्यक्रम अधिक कठिन होता है, जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोर्स करने के पश्चात छात्रों को कुछ विषयों में विशेषता प्राप्त होनी चाहिए। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि CABE की स्थापना को सुझाव दिया और यह 1920 में स्थापित किया गया।
और संसाधनों के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम से पीठ स्थापित किए जाने चाहिए। इस विज्ञान के अध्ययन, सिद्धांत, प्रणाली और अनुसंधान कार्य पर बल दिया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शिक्षा को यह प्रांतीय विषय बनाया गया ताकि शिक्षा प्रणाली केंद्र सरकार के नियंत्रण को कम किया जा सके। तो इस तरीके से आपका विश्वविद्यालय शिक्षा का गठन किया गया। अब इसमें हम आपको बता दें कि जो 1948 राधा विश्वविद्यालय के शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया था, जिसको हम राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं। जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं और उनका सामना करने के लिए सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यकता था। सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता के आयोग को स्थापित किया, जिसका कार्य क्षेत्र भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं, वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन, उनमें सुधार और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार सुझाव देना था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके थे और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। आयोग में केवल उच्च शिक्षा के बारे में सुझाव दिए, बल्कि यह भी टिप्पणी की कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्थापित तथा कमज़ोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। आयोग ने 10 की बजाय 12 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया और कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश इंटरमीडिएट की परीक्षा बाद हो, और इस आयोग ने विश्वविद्यालय के अनुदान की स्थापना द्वारा माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा की एकीकरण भी किया। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि थ्रो लाइट ऑफ सैडलर कमीशन। सैडलर आयोग, इसमें लिखेंगे सैडलर आयोग पर प्रकाश डालिए। सैडलर आयोग होता क्या है? अब आप डालेंगे इसमें हेडिंग सैडलर आयोग पर प्रकाश डालिए। भारत सरकार ने लॉर्ड हेल्डन के नेतृत्व में एक विश्वविद्यालय कमीशन नियुक्त करना चाहा। सन 1914 में प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हो जाने से और लॉर्ड हेल्डन की अस्वीकृति के कारण यह कार्य संभव न हो सका। इधर सन 1916 में सर आशुतोष मुखर्जी के प्रयास से कोलकाता विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर विभाग के स्थापना पर सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करके तथा शिक्षा संबंधी समस्याओं को रचनात्मक ढंग से सुलझाने के लिए 14 सितंबर 1917 को एक आयोग की नियुक्ति की, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहलाता था। चूँकि माइकल सैडलर ने समय लॉर्ड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इसी कारण यह कमीशन सैडलर कमीशन के नाम से प्रसिद्ध है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष इंग्लैंड के प्रसिद्ध शिक्षा मर्मज्ञ और लॉर्ड विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर माइकल थे और उन्हीं के नाम पर यह आयोग सैडलर आयोग भी कहलाता था। इसके अतिरिक्त इस कमीशन से निम्न सदस्य भी थे, जो डॉट गेगरी, सर फिलिप हटान, सर रैमजे मेयर, बंगाल के शिक्षा संचालन पर सर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। कमीशन द्वारा जांच के विषय पर और अधिकार क्षेत्र। आयोग की जांच का विषय था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति एवं उसकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जांच करना, उसके संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए रचनात्मक नीति पर विचार करना। वस्तुतः सैडलर कमीशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की व्याख्या की और आवश्यकताओं को जांच करते हुए संबंधित समस्याओं के लिए रचनात्मक अध्ययन की दृष्टि से अन्य विश्वविद्यालयों की जांच करने के लिए अधिकार दे दिया गया, और इस प्रकार आयोग को ब्रिटिश भारत के सभी विश्वविद्यालयों की जांच करनी थी और कलकत्ता विश्वविद्यालय को केवल उदाहरण के रूप में सामने रखा गया था, कारण कि यह भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसलिए आयोग ने अपने सामने व्यापक दृष्टिकोण से सुझाव दिए थे, जो कि सभी भारतीय विश्वविद्यालयों पर लागू हो सकते थे। उसके बाद फिर आपका था कि व्हाट डू यू नो अबाउट मुडालियर कमिश्नर, यानी कि मुडालियर आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपका प्रश्न है। मुडालियर आयोग के बारे में इसमें लिखेंगे आप मुडालियर आयोग का सुझाव
शिक्षा के स्तर को सुधारने में अपना अहम योगदान दिया है। आधुनिक शिक्षा की नींव मुदालियर आयोग के सुझाव द्वारा ही संभव हो पाई है। मुदालियर आयोग के शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा के सुझाव के द्वारा शिक्षा को व्यवसाय परक बनाया गया एवं छात्रों के लाभ के अनुसार ही शिक्षा को नई शिक्षा में ले जाना संभव हो पाया। आज हम मुदालियर आयोग के सुझावों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसको समझाने के लिए आपको इसको अंत तक पढ़ना अति आवश्यक है और यह आपको आगामी शिक्षा के लिए काफ़ी हद तक है। इसमें लिखना है आपको कि मुदालियर आयोग ने अपने प्रतिवेदन सर्वप्रथम तत्कालीन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोषों और सरकार का ध्यान को आकर्षित किया और बाद में उन्हें दूर करने का माध्यमिक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मुदालियर कमीशन ने अपने सुझाव को प्रस्तुत किया है। पहला लिखेंगे आप इसमें कि तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। इसमें लिखेंगे आप सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा व्यवहारिक नहीं है, यह वह छात्रों के वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है। फिर आप दूसरा लिखेंगे इसमें कि शिक्षण विधियाँ लाभदायक नहीं है, उचित शिक्षण विधायकों का प्रयोग होना नहीं किया जाता है। तीसरा डालेंगे कि यह छात्रों में अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व आदि का विकास नहीं करती है। चौथा लिखेंगे कि विद्यालयों की समय सारणी उचित नहीं है। पांचवा लिखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा की जो प्रणाली उचित नहीं है, इससे छात्रों की उचित मूल्यांकन कर पाना उचित नहीं है। छठवां लिखेंगे इसमें कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों संकीर्ण एवं एकांकी ये बच्चों को सर्वांगीण विकास नहीं करती है। फिर लिखेंगे सातवां कि यह शिक्षा 11 से 17 उम्र के छात्रों के लिए हो और इसकी अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप आठवां कि माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद शुरू होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि यह 2 भागों में विभाजित हो, 3 वर्षीय माध्यमिक यानी कि सीनियर बेसिक और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। फिर चौथा लिखेंगे कि बड़े शहरों में पॉलिटिक्स कॉलेज खोले जाएं। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे कि विकलांग छात्रों के लिए अलग से विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं। तो इस तरीके से आपका मुदालियर आयोग के बारे में ये था। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि थ्रो लाइट ऑफ राधा कृष्णन कमीशन, यानी कि राधा कृष्णन आयोग पर प्रकाश डालिए। अब राधा कृष्णन आयोग जो है इसमें लिखेंगे आप राधा कृष्ण आयोग हेडिंग डाल के लिखेंगे कि भारत सरकार द्वारा 1948 में नवंबर माह में भारतीय विश्वविद्यालय की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्ति किया गया था। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता का अनुभव की गई कि देश के विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्रचना यानी कि फिर से रचना की जाए ताकि राष्ट्रीय एवं संस्कृति पुनरुत्थान में सहायक हो, साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार के मानव शक्ति का विकास सुनिश्चित करे। इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। राधाकृष्णन आयोग या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्ति किया गया था और यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। डॉक्टर राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे और इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के रूप से जाना जाता है। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर पर के शिक्षा की व्यवस्था, संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार के आवश्यक सुझाव देना था। जांच के विषय इस प्रकार थे। पहला लिखेंगे हेडिंग इसमें लिखना है आपको कि तत्कालीन विश्वविद्यालय का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि प्रशासन के वित्त के बारे में सुझाव देना। फिर नेक्स्ट पॉइंट उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना। फिर चौथा लिखेंगे आप उच्च शिक्षा के विषय में अपनी राय देना। पाँचवा हो जाएगा आपका उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना। तो इस तरीके से आपका राधाकृष्णन योजना था। उसका फिर आपका था कि व्हेन वाज कोठारी कमीशन फॉर्मेट डिस्कस, यानी कि
कोठारी आयोग यानी कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ, विवेचना कीजिए। इसमें लिखेंगे आप कि कोठारी आयोग का गठन इसमें लिखेंगे कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 ईस्वी को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके गठन के बाद सरकार ने विचार व्यक्त किया कि आयोग राष्ट्रीय शिक्षा के नीति निर्माण में भारतीय सरकार को सहायता और उचित प्रदान करेगा। इसमें आपको हम बता दें कि इसके जो विवेचना है वो आज़ादी के बाद पहला शिक्षा आयोग था, जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कई ठोस सुझाव दिए। फिर आपका था कोठारी आयोग ने भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए विभिन्न जानकारी एकत्रित कर इसे भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसने शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार के कई महत्वपूर्ण सिफारिशें से सुझाव दिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आयोग अपने प्रतिवेदन रिपोर्ट में देश के वास्तविक शिक्षा स्तर को प्रस्तुत करता है और इसमें सुधार के लिए विभिन्न सुझावों को आदान प्रदान करता है। कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि यह आयोग देश के शिक्षा प्रणाली को सर्वेक्षण करता था और इसमें बदलाव के भारत सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करे। फिर आपका कोठारी आयोग की आवश्यकता क्या थी कि हमारी शिक्षा प्रणाली कृषि उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं था। शिक्षा प्रणाली छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर, चरित्र निर्माण पर, खेती पर जोर नहीं दे रही थी। फिर देश की शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार से नहीं जुड़ी थी। फिर यह व्यवहारिक ज्ञान से नहीं जुड़ी थी कि बल्कि रणतंत्र प्रणाली और केवल किताबी ज्ञान पर आधारित था। फिर 9वां और सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था, इसमें आपका है कि व्हाट डू यू नाउ अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें लिखना है आपको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से आप क्या समझते हैं। इसमें लिखेंगे आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें लिखेंगे आप आज देश आर्थिक व तकनीकी विकास की ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है जहां पहले विकसित संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने व परिवर्तनों के लाभों के सभी वर्गों के लाभों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख मार्ग शिक्षा है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी 1985 में यह घोषणा की ताकि देश के लिए एक नई शिक्षा निर्मित की जाए और पहले वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य का व्यापक मूल्यांकन किया गया। वह फिर अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती प्रकाशित किया गया। इस दस्तावेज से देशव्यापी बहस का सूत्रपात हुआ। भिन्न क्षेत्रों से मिले विचारों व सुझावों से सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद मई 1986 में सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया। यह प्रारूप 12 मुख्य खंडों में विभक्त था, जिनमें से प्रथम खंड व उनके 15 बिंदु प्रस्तावनात्मक हैं, जिसे 11 खंडों में के शीर्षक हैं। पहला तो आपका आता है शिक्षा का सार तथा भूमिका। दूसरा आपका आता है शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। तीसरा समानता के लिए शिक्षा। चौथा विभिन्न स्तरों के शिक्षा पर शैक्षिक पुनर्गठन। पाँचवा तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा। छठवां प्रणाली का क्रियान्वयन। सातवां का शिक्षा का विषय वस्तु व प्रक्रिया का अभिनवीकरण। आठवां आता है शिक्षक। नौवां शिक्षा का प्रबंध और 10वां संसाधन व समीक्षा पर जोर। फिर 11वां आपका आता है भविष्य, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। इसमें हेडिंग लिखेंगे आप
पहला, छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ साथ चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। दूसरा आता है कि छात्रों को कामनिष्ठा यानी कि कर्मनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता, देश की एकता एवं अखंडता तथा अंतर्राष्ट्रीय समाज को बढ़ावा देना। तीसरा, शिक्षा के द्वारा छात्रों को शारीरिक बौद्धिक सौंदर्यपूर्वक विकास करना। चौथा, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन को वाहिका बनाना। पाँचवा, छात्रों में परिस्थिति को विषमता में बदल डालने की आत्मविश्वास पैदा करना। फिर छठा आता है कि सामाजिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक प्रवेश के प्रति जागरूकता पैदा करना। सातवां आता है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक व आर्थिक उन्नति, उसकी विकास और सामाजिक सृजनशीलता को बढ़ावा देना। तो ये था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका आता है। फिर सेक्शन सी आपका आता है खंडसा। इसमें आप लिखेंगे कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं, जो प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 2 शब्दों में है। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का जो अंक दिया गया है वो 10 अंकों का है। इसमें आपका पहला यानी कि सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यानी कि पेपर का 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट आर द केसेस ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल इन अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की असंतोषजनक परिस्थितियों के कारण कौन कौन है। फिर आपका आता है 11वां क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण की कौन कौन सी समस्याएं हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है कि थ्रो लाइट ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग मटेरियल्स इन प्री प्राइमरी स्कूल्स, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्रियों की अनुपलब्धता पर प्रकाश डालिए। फिर 13वां क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सजेस्ट द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं कौन कौन हैं, इन समस्याओं के साथ समाधान का सुझाव दीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने एक एक करके सारे बता दिए। तो ये जो आपके सेक्शन सी को क्वेश्चन है वो मैं आपको 2-2 क्वेश्चन करके एक वीडियो आपको 2 वीडियो में आपको ये चारों क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। तो ये आपके पेपर का ये आपका प्रश्न था जो आपके पेपर में पूछे गए थे, और इससे पहले ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके सारा बता भी दिया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और हमारे वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।